नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लासेज में हम लोग बात करने वाले हैं, आपको इसे देख के पता चल गया होगा कि चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, मैं थोड़ा सा इसको अ, और लार्ज कर लूँ। ओके, डीप कर लेता हूँ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि थोड़ा सा और डीप कर लेता हूँ। ओके, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आज का हमारा टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये टॉपिक देखिए, ये टॉपिक बहुत इजी भी है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इसी से सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, मतलब कि बन रहा है, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, कई सारी चीज़ें। तो अगर आप इसका कोर कॉन्सेप्ट अगर ढंग से नहीं पढ़िएगा तो ये आपकी पूरी कॉन्सेप्ट के जो इमारत बनने वाली उसको ये डमाडोल यानी बिगाड़ देगा वो। तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ को सही कर लीजिए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं नीट बोल रहे हैं, नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारे पास। तो सबसे पहले बात, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज और कल में, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ ही हम लोग चर्चा कर लेंगे डिस्टेंस के बारे में, क्योंकि दोनों एक ही साथ आ जाएगा। फिर हमारे सामने एक टर्म आएगा स्पीड। ओके, स्पीड के बाद हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी के बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है एक्सेलरेशन। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक्सेलरेशन के बाद इस सबको मिला करके किसके बारे में, तो जिसका नाम होगा काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ठीक है। बट इस काइनेमेटिक्स इक्वेशन से पहले हमको थोड़ा सा एक बार ग्राफ सीख लेना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन के बाद हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर gravity, motion under gravity, and then after we are talking about the relative velocity, relative velocity। तो ये हमारे पास कुल इतने हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं, और इसके साथ ही हम लोग अलोंग द टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नीट और जेई के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, और नीट प्लस जेई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसके साथ ही आपको प्यारा प्यारा सा डीपीपी मिलेगा। तो डीपीपी में आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ से पढ़ने के बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपको प्लस पे बुक्स भी मिलेगा, ताकि चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सको नीट जेई के क्वेश्चन बैंक के साथ, पीवाईक्यू के साथ। तो आपके पास अगर कम टाइम में चाहते हैं एक बेहतर तैयारी करना, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नीट और जेई के परस्पेक्टिव से सबसे पहली बात, तो हमारे सामने इस टर्म में एक टर्म आता है कि रेस्ट और मोशन क्या है। ठीक है, रेस्ट और मोशन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। मान के चलो कि आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो। ठीक है, तो ये जो आदमी ट्रेन के अंदर बैठा होगा ना, इसके लिए इसके अगर इसने पानी का बोतल रखा होगा यहाँ पर, तो उसके लिए पानी का बोतल क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, बट इस वाले आदमी के लिए ये पानी का बोतल और इसके साथ ये पूरी ट्रेन क्या हो रही, चल रही है। तो एक ही पानी का बोतल एक आदमी के लिए रुका हुआ है और दूसरे आदमी के लिए क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, और अगर ये पानी का बोतल इसको लगता है कि रुका हुआ, अगर ये ट्रेन के बाहर फेंका और किसी को लग गया, तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, इससे बहुत हार्म करेगा उसको। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो पानी का बोतल रुका हुआ है, लेकिन सामने वाले के लिए चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है, पानी का बोतल और इसकी दूरी, इस आदमी की दूरी जो इसके अंदर बैठा हुआ है, उसकी डिस्टेंस हमेशा एक जैसा है, वो बदल नहीं रहा है, वो सराउंडिंग के तुलना में बदल नहीं रहा है। बट बाहर वाले के लिए क्या है, ये पूरी की पूरी ट्रेन ही चल रही है। तो इसके लिए क्या है कि ये बढ़ रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बट इसके लिए इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो कहा जाता है वह ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता हो सराउंडिंग और टाइम के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, रेस्ट। और जो अपनी पोजीशन चेंज कर ले सराउंडिंग और टाइम के साथ, उसको क्या बोलेंगे, मोशन। बहुत बेसिक सी बात है। जैसे एक बात बताओ, बाइक पे बैठे हो या कार के अंदर बैठे हो, तो कार के अंदर आप किसी के साथ जा रहे हो, मान के चलिए दो पार्टनर है, कार के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये रहा, हम लोग कार के अंदर जा रहे हैं। तो कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरा आदमी बैठा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बात करके बतिया रहा है, उसके लिए रुका हुआ है। लेकिन जो बाहर वाला आदमी होगा उसके लिए तो ये चल रहा होगा। तो इसके अंदर का सराउंडिंग क्या है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, तो ये आपस में कह सकता है कि हम रेस्ट में। बट बाहर वाले के लिए सराउंडिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है, आगे बढ़ रही है, इसीलिए बोलेगा कि मोशन में। तो एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी के लिए मोशन में हो सकता है, डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो खैर, ये रेस्ट और मोशन की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, आप चाहो तो इसको एक बार देख लो। ठीक है,
बट नेक्स्ट हमारे सामने जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। बहुत ही सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले चर्चा हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, तो मान के चलिए कि एक आदमी है जिसने यहाँ से चलना चालू किया ए पॉइंट से, ठीक है, यहाँ कोई झंडा गड़ा हुआ है, और यहाँ चलते 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 इस बी पॉइंट तक आ गया, और यहाँ भी झंडा गड़ा हुआ है। तो क्या बोलेगा इस आदमी ने, ये जो पाथ है उसकी लेंथ कवर की है, ये एक्चुअल पाथ है। कौन सा पाथ है, एक्चुअल पाथ। तो इसकी कुछ लंबाई होगी, इसके इस लेंथ की, इस पाथ की कुछ लंबाई होगी। तो कहा जाता है जो एक्चुअल, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूंगा तो एक्चुअल लेंथ जो होता है ना किसका, पाथ का, जिसको कवर्ड किया जाता है, कवर्ड किया गया है किसके द्वारा, बाय द पार्टिकल, जिस पार्टिकल के द्वारा कवर्ड किया गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो हुआ डिस्टेंस। तो यहाँ पे कहा गया है इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, दिए गए टाइम इंटरवल्स में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, चूंकि आप कह सकते हो कि डिस्टेंस तो एक सिंपल सी बात है, जितना करेगा उसको आपको मापना ही पड़ेगा, फीता उतना लेकर, जो भी आपके पास मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है उसको लेकर मापना ही पड़ेगा। और ये लेंथ है, तो ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हो कि इसका कोई जनरल कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। ये स्केलर है कि वेक्टर, तो इसको बोलते हैं ये स्केलर। और स्केलर क्यों है, इसलिए स्केलर है क्योंकि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर चला, मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, है ना, तो इधर चला मैं उधर चला, ठीक है। तो जब इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है तो क्या कोई बता पा रहा है कि ये जा कहाँ रहा है एग्जैक्टली में। तो जिसका कोई डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है तो आप कह सकते हो कि जिसकी डायरेक्शन क्षण क्षण बदले, हर एक सेकंड पे बदल रही है, तो आप कह सकते हो कि इसके बारे में कोई आपके पास गिवन आइडिया है ही नहीं। मान के चलो एक आदमी जो है उसको मार्केट जाना है, वो घर पे गए, पापा अंकित कहाँ गया है, तो अंकित तो गया है बाजार। अच्छा, तो इस रास्ते से मिल जाएगा, अरे पता नहीं, वो चक्का है, किन्ने किन्ने घूम घाम के जा रहा होगा। तो उसका कोई सही फिक्स रास्ता है क्या, नहीं है। तो जब उसका फिक्स रास्ता नहीं तो हम बोलेंगे उसका कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो क्या बोलेंगे, भैया इसकी क्लियर डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। और साथ ही साथ एक बात आप ये भी समझ लीजिए इसके साथ, कि इसके पास डायरेक्शन नहीं है ऐसा नहीं है, डायरेक्शन है, बट इतना रैंडम चेंज कर रहा है ना जिसकी वजह से आप कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे हो। तो कोई आदमी को लगता है डिस्टेंस के पास डायरेक्शन ही नहीं, डायरेक्शन है बट बहुत रैंडम चेंज कर रहा है, इसीलिए कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो आप लिख दीजिएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, इसका एसआई यूनिट, तो चूंकि डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं तो मीटर। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन होगा एल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, सॉरी एल के पावर जीरो लिख रहे हैं, टी के पावर जीरो, एल के पावर वन। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या कहेगा, तो बोलेगा यहीं पर एक आदमी है और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ए पॉइंट से पहुँच गया बी पॉइंट पर, ठीक है। तो पापा क्या बोलते हैं, ए लड़का, चुपचाप तो यहाँ से ना यहाँ एकदम सीधे जो, कहीं अगर इन्होंने उन्ने घूम ले तो गोड़ तोड़ दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उनको पता है कि अगर ये सीधा रास्ता पकड़ेगा तो सबसे छोटा रास्ता पकड़ेगा, और जब ये सबसे छोटा रास्ता पकड़ा और अब तुम जाकर इससे पूछ रहे हो पापा अंकित कहाँ गया है, तो अंकित तो वही बाजार गया है, तो उससे मिलना था, जाओ ना ये रास्ता है, जाओ सीधे मिल जाएगा, रास्ते पर ही मिल जाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन क्या था, पता था। तो इसीलिए इसके पास डायरेक्शन है, कहाँ से डायरेक्शन है, इनिशियल से कहाँ की ओर, फाइनल की ओर, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बोलेंगे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर द डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच के सबसे छोटी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ठीक है, आपने इतना बोल दिया, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वाली पोजीशन माइनस इनिशियल वाली पोजीशन, ठीक है, ओके, ये आ गई। तो अब आपसे पूछेगा ये स्केलर है कि वेक्टर, तो सिंपल बोलिएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो फाइनल टू इनिशियल, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, फाइनल टू इनिशियल, क्लियर। अब कहिएगा इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये भी तो एक तरह का डिस्टेंस ही है ना, ये भी डिस्टेंस ही है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बस इसका पास क्या है, एक फिक्स लेंथ पाथ है, उसके पास एक फिक्स पाथ नहीं था, तो ये भी एक तरह का लेंथ ही है, तो क्या बोलेंगे, मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो इसका भी होगा मीटर। उसके बाद इसका डायमेंशन क्या होगा, तो उसका भी होगा एल,
ठीक है, ये बात हुई। कई लोगों को लगता है डिस्प्लेसमेंट अलग है, नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, बट डिस्टेंस के पास डायरेक्शन हर क्षण बदल रही है, और इसके पास क्या है, एक सिंगल डायरेक्शन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका बेसिक बात। अब सवाल आता है कि क्या, यहाँ देखिएगा, अगर कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, यहाँ देखिएगा, तो स्ट्रेट लाइन पे यही इसका डिस्टेंस होगा और यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे छोटी और बड़ी सब पाथ बराबर हो जाएगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, यहाँ पे बोल सकते हैं इफ पार्टिकल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है कौन से लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पे, तो हम कहते हैं कि जो इसका डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अपने साथ डायरेक्शन लेकर आएगा। इसी के लिए मॉड लगा दीजिएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, तो वेक्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं कि यहाँ डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, तो वेक्टर अपने साथ डायरेक्शन लेके आएगा, तो डायरेक्शन को हटाने के लिए हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के। बट यही मान के चलो, अगर ये कर्व पाथ पे चले, कर्व पाथ पे जैसे मान के चलिए 3 मीटर 4 मीटर, तो एक बात बताओ, यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलिएगा डिस्टेंस टोटल पाथ तो 3 + 4 कितना मीटर, 7 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी दूरी, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटी दूरी कैसे निकालेंगे, रूट अंडर, याद आया, रूट अंडर, देख रहे हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तब ना इसका स्क्वायर निकलेगा। ये लाइन कैसे निकलेगा, पाइथागोरस पर में से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे बुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 16 तो हो जाएगा 25। अब 25 को बाहर निकालेंगे तो 5, तो बताओ 5 मीटर छोटा है पर डिस्टेंस क्या है, बड़ा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कर्व पाथ पे चलेगा तो क्या ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्टेंस किससे ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट से। कब, जब ये कर्व पाथ पे चलेगा, और स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो क्या होगा, बराबर। तो यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं जनरल केस लिखूंगा, जनरल केस, तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हो, डिस्टेंस को मैं यहाँ एस बोलता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को भी यहाँ एस बोलता हूँ, एस वेक्टर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। मैं अगर इस दोनों केस को जनरलाइज करता हूँ, जनरलाइज करने का मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो जब ये बराबर स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो बराबर होगा, और जब ये कर्व पे चलेगा तो क्या होगा, बड़ा होगा, किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो यहाँ से एक केस और निकल सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा किससे बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, और अगर उल्टा कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो तो हमेशा एक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये निगेटिव भी हो सकता है। अब सवाल है जीरो कब होगा, तो जब किसी पाथ पे जहां से चला वापस वहीं आ गया, तो जहां से चला वहीं आ गया, तो इनिशियल भी वही फाइनल भी वही, तो राउंड ट्रिप में क्या हो जाएगा, राउंड ट्रिप में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आगे मैं सवाल देखने वाला हूँ। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मोटा मोटी तौर पे बातें समझ में आ गई, बहुत बस इतना ही बात से आपका काम चल जाएगा। डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो कहिएगा टोटल पाथ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किसे कहिएगा, बोलिएगा शॉर्टेस्ट पाथ। चलिए इस पे सवाल सब देखते हैं, ताकि आपको ओवरऑल सवाल बहुत कुछ क्लियर करता है भाई। यहाँ देखो, एक पार्टिकल जो है यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से, कौन से लाइन पर, एक्स लाइन पर। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 20 मीटर 0। ठीक है, तो मान के चलिए उन्होंने कितना से चालू किया, 20 मीटर 0 से, मतलब ओरिजिन से चालू किया, और कितना चलना चालू किया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, मतलब एक्स में 20 बढ़ी है, वाई में बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवल एक्स पे काम कर रहा है। अब वो रिटर्न भी हो गया, मतलब वापस भी आ गया, और वापस कुछ ज्यादा ही आ गया। तो जब ये 20 से यहाँ पहुंचा होगा तो 0 हुआ होगा, पर ये 0 पे नहीं रुका, बोलता है अभी माइनस में जाएंगे, मतलब और आगे जाएंगे, तो बोला जाओ यार, तो यहाँ पे आ गया। तो बताना